वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। DSSB एग्ज़ाम है जो PRT वाला, उसके लिए NIOS के नोट्स हैं और पैडागोजी पार्ट बी के लिए है। जो पार्ट ए में है जो 100 मार्क्स का होता है, उसमें GS और इंग्लिश मैथ्स सब आता है। पार्ट बी में पैडागोजी आती है। तो पहला मैंने यूनिट में फर्स्ट पार्ट कराया था कल, आज ये सेकंड पार्ट है। चार्टर एक्ट 1813। तो क्वेश्चन आएगा जैसे कि चार्टर एक्ट अधिनियम होता है। चार्टर एक्ट अधिनियम कब आया था? तो 1813 में आया था। इसमें क्या क्या चीज़ें थी ये मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। तो ये हर साल 1 लाख रुपये देने का इसमें बात कही गई थी। हर 20 साल में इसको, ये जो एक्ट था इसको नवीनीकृत किया जाएगा, मतलब रिन्यूड किया जाएगा हर 20 साल में। साहित्य और विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देना। और यहाँ पे जो रानी थी इंग्लैंड की, उनके लिए इसमें वित्तीय व्यवस्था दी गई थी। शिक्षा के लिए जिम्मेदार थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें जो शिक्षा के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको ठहराया गया था। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ये मेन पॉइंट था कि हर साल 1 लाख रुपया दिया जाएगा और हर 20 साल बाद इसको है जो रिन्यू किया जाएगा, मतलब नवीनीकृत किया जाएगा। साहित्य और विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने की बात कही गई और रानी को इसमें वित्तीय व्यवस्था दी गई थी। शिक्षा के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया। जितनी शिक्षा से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। फिर उसके बाद आया मैकाले मिनट्स, जो कि 1835 में आया था। मैकाले मिनट्स 1835 का सन है जो याद रखिएगा। इसमें क्या क्या दिया गया था? तो मैकाले का कार्यकाल है जो भारत में है जो 4 साल का था। कब से कब तक था? तो 1834 से लेकर 1838 तक भारत में रहा था मैकाले। 4 साल तक रहा था, याद रखिएगा। तो उस समय है जो मैकाले का जब कार्यकाल था और ये जो मैकाले मिनट्स आया 1835 में, तब गवर्नर जनरल है जो विलियम बेंटिक थे। तो क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है विलियम बेंटिक किसके शासनकाल में थे या विलियम बेंटिक के समय मैकाले मिनट्स आया, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। फिर है मैकाले मिनट्स का ज्ञापन है कब सौंपा गया था? तो ज्ञापन है जो 18 जनवरी 1835 में आया था। अरबी और संस्कृत को इसमें अस्वीकार किया गया था, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया था। तो मैकाले मिनट्स था जो उसमें बताया गया कि अरबी और संस्कृत भाषा जो कि पहले से चलती थी उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उसके स्थान पर है अंग्रेजी भाषा को उन्होंने बढ़ावा दिया। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि सबको नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए उच्च वर्ग को पढ़ाया। इसमें बताया गया कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और जो बजट था वो कम था, इसलिए सबको नहीं पढ़ा सकते थे। तो उसमें बताया गया कि उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाएं और वो जो उच्च वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो अपने से निम्न लोगों को पढ़ाएंगे। ये जो सिद्धांत अपनाया गया था मैकाले के द्वारा, इसे ही छनाई का सिद्धांत कहा जाता है कि उच्च वर्ग के लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद में वो नीचे वर्ग को पढ़ाएंगे। फिर एक पॉइंट है, एक अच्छे मैकाले के द्वारा कहा गया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में भारत और अरब के पूरे साहित्य के लायक था। तो ये सेंटेंस आता है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक कि किसने कहा था? तो ये मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्तियों का वर्ग बनाना जो रक्त और रंग में भारतीय हों लेकिन रुचि मत और नैतिकता में अंग्रेज हो। मैकाले ने कहा था कि इसमें जो मिनट्स था उसमें बातें कही गई थी कि ऐसे व्यक्तियों का वर्ग बनाना है, समूह बनाना है जो मतलब रक्त और रंग में भारतीय हो, ब्लड वाइज भारतीय हो, लेकिन रुचि उनकी जो इंटरेस्ट है और उनकी जो नैतिकता है उसमें क्या हो? अंग्रेज हो, रहन सहन में अंग्रेज हो। ऐसी शिक्षा उन्हें प्रदान करना था। तो ये था मैकाले का 1835 का मिनट्स, मैकाले मिनट्स 1835। फिर है वुड का घोषणा पत्र 1854। तो वुड का घोषणा पत्र कब आया था? तो 1854 में आया था। इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। तो इसे जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उद्देश्य क्या था वुड का घोषणा पत्र का? तो वहाँ पे लोक सेवकों के एक वर्ग का निर्माण करना था। क्या था? लोक सेवक थे, उनके एक वर्ग का निर्माण करने के लिए वुड का घोषणा पत्र आया था। और प्राथमिक शिक्षा है जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा है जो स्थानीय भाषा में दी जा रही चाहिए। जो नीचे वाली कक्षाएं थी छोटे बच्चों को शिक्षा, उसमें स्थानीय भाषा में दिया गया। और हाई स्कूल तक की शिक्षा है जो अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में देनी चाहिए, मतलब अंग्रेजी में भी देनी चाहिए और स्थानीय भाषा में देनी चाहिए। फिर आया था हाई स्कूल के बाद में, मतलब कॉलेज से रिलेटेड जो भी शिक्षा होती है उसमें अंग्रेजी भाषा थी, वो इंग्लिश मीडियम से उन्होंने बात कही कि इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक निर्देश विभाग बनाए गए थे। उनके घोषणा पत्र में बताया गया कि इस समय है जो सार्वजनिक निर्देश विभाग बनाए गए थे। कहाँ कहाँ बनाए गए थे, तो ये बंगाल में बनाए गए, बॉम्बे में बनाए गए, मद्रास, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत में बनाए गए थे। ये है, सब याद रखिएगा। तो सार्वजनिक निर्देश विभाग कहाँ बनाए गए थे, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत में बनाए गए थे। उनका घोषणा पत्र में था कि पहले 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये कब की गई थी, तो 1857 में की गई थी। पहले कलकत्ता था, बॉम्बे और मद्रास, ये पहले 3 विश्वविद्यालय थे। इनके है जो नाम याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ग्रेडेड स्कूलों का नेटवर्क है जो किस रूप में होगा, तो प्राथमिक स्कूल होंगे, हाई स्कूल होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, कॉलेज होगा, फिर यूनिवर्सिटीज़ होंगी। तो ये था ग्रेडेड स्कूलों का नेटवर्क। पहले क्या होगा, प्राथमिक स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होंगी। महिला शिक्षा और प्रशिक्षण और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, इस पर भी जोर दिया गया था। इसमें महिला शिक्षा की बात कही गई, प्रशिक्षण और शिक्षकों को व्यावसायिक शिक्षा है उससे रिलेटेड उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये बात भी कही गई थी। तो ये था उनका घोषणा पत्र 1854। अब है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन कब आया था, तो ये आया 1882 में। इसका डेट है जो याद रखिएगा। तो ये क्यों बनाया गया था हंटर कमीशन, तो 1854 में जो घोषणा पत्र आया था उसके कार्यों की जांच करने के लिए हंटर कमीशन का निर्माण किया गया था। इस आयोग का निर्माण किया गया था क्योंकि 1854 में क्या कार्य हुए उनकी जांच करने के लिए। और ये हाई स्कूल के 2 स्ट्रीम इसमें बनाए गए थे, एक था शिक्षा विश्वविद्यालय और दूसरा था व्यावसायिक और तकनीक शिक्षा। यानी कि हाई स्कूल के बाद में है जो आप 12th कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं या फिर आप व्यावसायिक शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, इसमें बताया गया था। पहली बार है स्कूल पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई। क्वेश्चन आता है कि पहली बार व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत किस कमीशन के दौरान की गई थी, तो हंटर कमीशन के दौरान की गई थी 1882 में। लेकिन इसे है जो बहुत अच्छा नहीं इसमें किया गया, इसको अनदेखा कर दिया गया। फिर आया इसके बाद में विश्वविद्यालय आयोग, इसको यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। ये कब हुआ था, तो ये 1904 का है। इसका डेट है जो याद रखिएगा। आयोग नियुक्त कब हुआ था, ये 1902 में, और बन कब गया था, 1904 में। ठीक है, ये डेट नियुक्ति का डेट याद रखिएगा, 1902 में। विश्वविद्यालय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया इसके जरिए। माध्यमिक विद्यालय थे विश्वविद्यालय के नियंत्रण में थे। जब ये आयोग बन गया तो माध्यमिक विद्यालय थे तो इसके नियंत्रण में आ गए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल थे। फिर इसके बाद है सेटलर आयोग 1917। तो सेटलर आयोग कब बना था, तो 1917 में। और सेटलर आयोग को ही कहते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग। सेटलर आयोग को क्या कहते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग कहते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में उच्च शिक्षा का बंटवारा किया गया था। जब ये आयोग बना तो इंटरमीडिएट की परीक्षा थी, उसको उच्च शिक्षा का इसमें बंटवारा किया गया। इंटरमीडिएट कॉलेजों का निर्माण 12 कक्षा तक कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियर शिक्षण कराया जाएगा। इंटरमीडिएट कॉलेज थे जिनका निर्माण किया था 12वीं तक थे। उन्हें बताया गया कि कला है, विज्ञान है, चिकित्सा है, इंजीनियरिंग है, शिक्षण है, ये सब कराया जाएगा। शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। सेटलर आयोग के द्वारा ही शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। और ये सब्जेक्ट है पढ़ाए जाएंगे, जैसे कला है, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग। और इंटरमीडिएट कॉलेजों का निर्माण किया गया, उच्च शिक्षा का इसमें बंटवारा किया गया। तो ये किसका था, सेटलर आयोग का 1917 का था। इसे ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग भी कहते हैं या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कहते हैं। इसके बाद आया हर्टांग आयोग। ये कब बना, 1929 में बना था। इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये देख लेंगे। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई इसमें। और फिर भारत में शिक्षा का विकास होगा। मध्य विद्यालय चरण था इसमें जो, उसमें स्कूलों में अधिक विविध पाठ्यक्रम शुरू किया गया। माध्यमिक जो विद्यालय थे, मध्य चरण का अंत हुआ। जो एंड ऑफ मिडिल स्कूल स्टेज थे उनका इन्होंने अंत कर दिया गया। लड़कों को व्यावसायिक व औद्योगिक करियर की शुरुआत की गई। माध्यमिक शिक्षकों की सेवा शर्तें भी इसमें स्टार्ट की गई थी। तो उसमें हटांग समिति जो आयोग था 1929 का, तो उसमें लड़कों के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की बात की गई या करियर की बात कही गई थी।
मगर लड़कियों के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं था। फिर है सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी कब आई थी? तो 1934 में बनी थी, और इसे है जो तेज बहादुर सप्रू भी कहते हैं। तेज बहादुर सप्रू थे, उन्हीं के नाम पे ये सप्रू कमेटी बनी थी 1934 में। और ये कहाँ पे लागू हुई? तो यूपी में बेरोजगारी के कारण इस कमेटी का मतलब शुरुआत हुई थी। यूपी में बेरोजगारी थी, इसी कारण। तो यूपी पहले क्या था? 1934 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य क्या था? केवल परीक्षा और डिग्री के लिए इसकी स्थापना की गई कि परीक्षा कराई जाएगी और डिग्री दी जाएगी। इसका ये उद्देश्य था, इसमें शिक्षा का उद्देश्य था। इसके सुझाव क्या क्या थे? इन्होंने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम अपनाए जाने चाहिए और मध्यवर्ती चरण को समाप्त किया जाना चाहिए। जो इधर मध्यवर्ती चरण था यहाँ पे ये वाला, तो इन्होंने बोला कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। हटांग आयोग था, उसमें मध्यवर्ती चरण था, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण पर इन्होंने भी ध्यान दिया। और डिग्री पाठ्यक्रम, जो डिग्री थी, इन्होंने 3 वर्ष का किया। डिग्री है जो डिग्री पाठ्यक्रम है, इन्होंने 3 वर्ष का किया है। सप्रू कमेटी 1934 में आई थी। सन इसका ज़रूर याद रखिएगा। फिर इसके बाद आया एबॉर्ड वुड रिपोर्ट्स। तो ये कब आया? 1937 में आया। और इसमें क्या क्या हुआ था? तो इसमें है जो पॉलीटेक्निक्स अस्तित्व में आए। ये रिपोर्ट्स आने से ही पॉलीटेक्निक जो बनाए गए उनका भी स्थापना की गई। कृषि के लिए उच्च विद्यालय की स्थापना की गई। तो कृषि के लिए उच्च विद्यालय की स्थापना, पॉलीटेक्निक है जो अस्तित्व में किस रिपोर्ट्स के द्वारा आया? तो एबॉर्ड वुड रिपोर्ट्स के द्वारा आया, जो कि 1937 में आया था। फिर है जाकिर हुसैन समिति, वर्धा स्कीम या बुनियादी शिक्षा। तो जाकिर हुसैन समिति को कब आई थी? 1937 में, और इसे ही वर्धा स्कीम कहते हैं या फिर बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये है जो 2 दिसंबर 1937 में बनी, और ये 7 प्रांतों में थी। कितने प्रांतों में? 7 प्रांतों में थी। इसका डेट याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1937। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई 7 साल के बच्चों के लिए। ये याद रखिएगा, कितने वर्ष के लिए? 7 साल के लिए था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। मैनुअल और उत्पादक कार्य होने चाहिए। कार्य है जो केंद्रित शिक्षा थी, मतलब सेंट्रल वाली शिक्षा होनी चाहिए इसमें। तो ये सब है जो जाकिर हुसैन समिति 1937 वर्धा स्कीम बुनियादी शिक्षा में कहा गया था। फिर इसके बाद है सार्जेंट रिपोर्ट। तो सार्जेंट रिपोर्ट कब आई थी? 1944 में आई थी। इसमें कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण होना चाहिए, मतलब सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें बोला गया पहली व्यापक योजना आई तो सभी चरणों का आवरण किया गया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा है जो 3 से 6 साल के लिए इन्होंने बोला। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा इसमें सार्जेंट रिपोर्ट में कितने साल से कितने साल तक थी? तो 3 से 6 साल तक की थी। इसमें बताया गया कि सार्वभौमिक, अनिवार्य, निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। सार्वभौमिक भी हो, अनिवार्य भी हो, निःशुल्क हो और प्राथमिक शिक्षा हो, ये याद रखिएगा। इसमें है जो 6 से 11 साल के जो बच्चे थे उनको जूनियर बेसिक में रखा गया। और इसमें है जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो था 30:1। तो 6 से 11 साल के बच्चों के लिए जूनियर बेसिक में स्टूडेंट और टीचर रेशियो कितना था? 30:1 का था। 11 से 14 साल के बच्चों को सीनियर बेसिक में रखा गया, और इनका रेशियो था 25:1। इनका रेशियो है, याद रखिएगा। सार्जेंट रिपोर्ट का 6 से 11 का है 30:1, और 11 से 14 के बच्चों का रेशियो है 25:1। और इसमें बोला गया हाई स्कूल के 2 प्रकार होने चाहिए। एक है शैक्षणिक और तकनीकी हाई स्कूल होता है। शिक्षा का माध्यम एक शैक्षणिक हो गया हाई स्कूल अगर करना है, या फिर आपको तकनीकी माध्यम से करना है तो तकनीकी वाला कर सकते हैं, और जैसे कि एजुकेशनल और टेक्निकल। फिर शिक्षा का माध्यम हाई स्कूल का कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में बोला कि होना चाहिए। डिग्री कोर्स इन्होंने भी 3 साल का बताया कि डिग्री कोर्स है जो 3 साल का होना चाहिए। लगभग डिग्री कोर्स मतलब ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए। लगभग 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता का उन्मूलन बताया इन्होंने कि 20 वर्षों में है जो वयस्क निरक्षरता का उन्मूलन इन्होंने ये लक्ष्य रखा था। अनिवार्य शारीरिक शिक्षा शुरू किया इन्होंने। वेतनमान में इन्होंने सुधार भी किया था।
तो ये जो क्लास थी DSSB-PRT के लिए NIOS के यूनिट फर्स्ट का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका पहला पार्ट मैंने कल कराया था, ये सेकेंड पार्ट है जो आज हो गया है। तो यूनिट फर्स्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने जो मेन पॉइंट थे वही लिखे हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।